एक पिता मीडिया के सामने अपनी ही बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। और जेल में बंद वही बेटी खबरों के मुताबिक कानून की पढ़ाई करने की सोच रही है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उसके बाद जो ये उलझे हुए सवाल पहला हुए ना, ये उनकी कहानी है। और ये सवाल हमें ले जाते हैं मेरठ के उस केस तक जिसे ब्लू ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना गया। एक ऐसा मामला जिसमें रिश्ते, धोखा, लालच और सामाजिक दबाव की इतनी परतें हैं कि सच तक पहुंचना आसान नहीं। बिल्कुल। आज हम इसी मुस्कान ड्रम मर्डर केस की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी इस मोड़ तक पहुंची कैसे। और इस चर्चा के केंद्र में 3 लोग हैं। हाँ, पीड़ित 35 साल के पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत और आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान का कथित प्रेमी साहिल शुक्ला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सौरभ राजपूत मार्च 2025 में लंदन से भारत लौटे थे। सब कुछ मतलब सामान्य लग रहा था पर था नहीं। उनके लौटने के कुछ ही हफ्तों के अंदर 4 मार्च को उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई। और ये बात महीनों तक किसी को पता भी नहीं चली। यही तो इस केस का सबसे दहलाने वाला पहलू है कि अपराध को कितनी बारीकी से छिपाने की कोशिश की गई थी। हाँ, और जिस तरीके से ये सब हुआ वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्रों के मुताबिक ये एक बेहद, आप कह सकते हैं, ठंडे दिमाग से किया गया काम था। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए गए। ये बर्बरता दिखाती है कि ये किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं था। इसके पीछे एक पूरी योजना थी। और फिर आता है वो नीला ड्रम जो इस केस की पहचान बन गया। हाँ, उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया गया। मतलब राज को हमेशा के लिए दफन करने की पूरी तैयारी। ये तरीका अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि अपराधियों को पकड़े जाने का डर तो था, लेकिन उन्हें अपने तरीके पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था। उन्हें लगा कि वो एक परफेक्ट क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसका सुराग कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा। और इस भरोसे को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक और चाल चली। कौन सी? मुस्कान ने कथित तौर पर सौरभ के फोन का इस्तेमाल करके परिवार वालों और दोस्तों को मैसेज भेजे। अच्छा। हाँ, ये जताने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और कहीं बाहर गया हुआ है। ये क्लासिक तरीका है जांच को भटकाने का और अपने लिए वक्त खरीदने का। सही बात है। इससे परिवार को भी शक नहीं होता और पुलिस को भी, मतलब, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने में देरी होती है। ये सब कुछ एक ठंडे और शातिर दिमाग की तरफ इशारा करता है। इस शातिरपन का सबसे बड़ा सबूत तो शायद ये है कि इस भयानक काम को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल कथित तौर पर मेरठ से निकलकर हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए, दिमागी तौर पर इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक, कि उनमें अपराध बोध यानी गिल्ट की भावना बिल्कुल नहीं थी। हाँ, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। या दूसरा, जो ज्यादा चालाकी भरा लगता है, कि वे जानबूझकर एक सामान्य जिंदगी का दिखावा कर रहे थे। मतलब एक कपल की तरह छुट्टियों पर जाना। हाँ, सोशल मीडिया पर शायद तस्वीरें डालना, ये सब एक पर्दा बनाने की कोशिश थी ताकि किसी को उन पर शक ना हो। तो ये भी प्लान का एक हिस्सा था। लगता तो यही है। खैर, आखिरकार पुलिस की जांच उन तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर यहाँ से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? इतनी क्रूरता, किसी को इतने टुकड़ों में काट देना, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नफरत किस हद तक पहुंच गई थी। क्या वजह थी इसके पीछे? और जब पुलिस ने वजह तलाशनी शुरू की तो 2 बातें साफ तौर पर सामने आईं जो अक्सर ऐसे अपराधों के पीछे होती हैं: पैसा और प्रेम प्रसंग। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक सौरभ और मुस्कान के बीच पैसों को लेकर अक्सर झगड़ा होता था और इसी बीच मुस्कान और साहिल का अफेयर चल रहा था, जिसे इस हत्या का मुख्य कारण माना गया। हाँ। तो ये एक सीधा साधा केस लगता है, प्रेम और पैसे के लिए की गई हत्या। लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे और भी ज्यादा सनसनीखेज और रहस्यमय बना दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो मोड़ था काला जादू का एंगल। हाँ। जब पुलिस ने साहिल की कमरे की तलाशी ली तो उन्हें कुछ बहुत अजीब चीजें मिली। कुछ स्केच, अजीब से चिन्ह और दूसरी सामग्री, जिसे देखकर पहली नजर में यही लगा कि ये किसी तरह की तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। और मीडिया के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए हत्या, इस तरह की हेडलाइंस चलने लगी। अचानक से ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं रहा, ये एक डरावनी रहस्यमय कहानी बन गया। और समाज में, पता है, ऐसी कहानियों को लेकर एक अलग ही उत्सुकता होती है। क्यों? जब कोई घटना हमारी समझ से बाहर होती है या इतनी भयानक होती है तो काला जादू जैसा एंगल एक आसान जवाब देता है। ये हमें ये मानने से बचाता है कि हमारे जैसे साधारण दिखने वाले लोग भी पैसे या रिश्ते के लिए इतनी क्रूरता कर सकते हैं। सही कहा।
एक अलौकिक शक्ति को दोष देना ज्यादा आसान लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या? मीडिया की इन सब कहानियों के बावजूद जब पुलिस ने अपनी 1000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, तो उन्होंने इस काला जादू वाले एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा। पुलिस ने साफ कहा कि हत्या का मकसद काला जादू नहीं था। ये इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। कैसे? ये हमें दिखाता है कि मीडिया की अटकलों और पुलिस की असल जांच में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। मतलब पुलिस का काम सिर्फ कहानी बनाना नहीं है। नहीं, उन्हें कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं। हो सकता है कि साहिल की उन चीजों में निजी दिलचस्पी हो, लेकिन उसकी दिलचस्पी को हत्या का सीधा मकसद साबित करना कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो पुलिस ने एक ज्यादा व्यावहारिक रास्ता चुना, प्रेम प्रसंग और पैसों के विवाद वाला। हाँ, क्योंकि उनके पास शायद इसे साबित करने के लिए ज्यादा ठोस सबूत थे। फोन रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, गवाहों के बयान। जबकि तांत्रिक अनुष्ठान का एंगल साबित करना लगभग नामुमकिन होता। इससे एक जरूरी बात समझ आती है कि किसी भी बड़े अपराध के इर्द गिर्द जो सबसे सनसनीखेज कहानी बनती है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। सच अक्सर ज्यादा साधारण लेकिन उतना ही तकलीफदेह होता है, और इस तकलीफ का असर सिर्फ पीड़ित परिवार पर नहीं पड़ा। नहीं। मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के बाद एक और कहानी शुरू हुई, जो है सामाजिक बहिष्कार की। हाँ, और ये इस मामले का एक बेहद दुखद सामाजिक पहलू है। इस अपराध का असर सबसे ज्यादा मुस्कान के परिवार पर पड़ा है। सूत्रों के अनुसार घटना सामने आने के बाद उनके पड़ोसियों, रिश्तेदारों और समाज ने उनसे लगभग मुंह मोड़ लिया है। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब किसी एक व्यक्ति के किए की सजा पूरे परिवार को क्यों मिलती है? ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, जो सामूहिक इज्जत और शर्म की धारणा से जुड़ी है। अच्छा। यहाँ अक्सर एक व्यक्ति का काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके पूरे परिवार की पहचान से जुड़ दिया जाता है। मुस्कान के माता पिता या भाई बहनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन समाज की नजर में वे अब एक हत्यारिन के परिवार वाले हैं। ये एक तरह की सामाजिक सजा है। हाँ, जो कानून की किताबों में नहीं लिखी होती, पर असल जिंदगी में बहुत तकलीफ देती है। और ये तकलीफ इतनी ज्यादा है कि मुस्कान के माता पिता ने मेरठ में अपना घर बेचकर कहीं और बसने का फैसला कर लिया है। सोचिए जरा। वो एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां कोई उन्हें इस केस से ना जोड़े, अपनी पूरी जिंदगी अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर। ये उस गहरे सामाजिक दबाव और शर्म को दिखाता है जिसका वो सामना कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ उन्होंने अपना दामाद खोया, दूसरी तरफ उनकी बेटी पर हत्या का आरोप है, और तीसरी तरफ समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये किसी भी परिवार के लिए एक ना खत्म होने वाला सदमा है। और शायद इसी सदमे और बेबसी की वजह से मुस्कान के पिता ने वो बात कही जिसने सबको चौंका दिया। कौन सी बात? उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी ही बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की। अपनी ही बेटी के लिए? हाँ, एक पिता के मुंह से अपनी बेटी के लिए ये शब्द सुनना, ये कल्पना से भी परे है। ये बयान उस चरम निराशा और पीड़ा को दिखाता है जिससे वो गुजर रहे होंगे। ये एक तरह से समाज को ये बताने की कोशिश भी हो सकती है कि हम अपनी बेटी के किए के साथ नहीं हैं, हमें उससे मत जोड़िए। एक पिता का दिल टूटने की आवाज है ये। बिल्कुल, जो ये भी दिखाता है कि ये घटना उनके लिए किस हद तक एक त्रासदी बन चुकी है, कि वो अपनी ही संतान के अंत की कामना कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर जिसकी हत्या उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कर दी, हाँ। फिर अपराध को छुपाने की बेहद क्रूर कोशिश, एक काला जादू का एंगल जिसे मीडिया ने हवा दी लेकिन पुलिस ने नकार दिया, हाँ। और अंत में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार और एक पिता के अपनी बेटी के लिए मौत की दुआ। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये रिश्तों में भरोसे के टूटने की, लालच की और हमारे समाज के काम करने के तरीके की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक गलत फैसले का असर सिर्फ एक जिंदगी पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक जानकारी जो हमारे स्रोतों में मिली वो दिमाग में घूम रही है। कौन सी? जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, खबर है कि आरोपी मुस्कान जेल में रहकर कानून की पढ़ाई करने की योजना बना रही है। हाँ, और ये जानकारी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या? जिस व्यक्ति पर इतने सुनियोजित